हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? थोड़ा सपोर्ट कम करे हो यार, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप। थोड़ा कंजूस मत हो यार इतने। थोड़ा बहुत सोचा करो यार अब कि मैं भी आपकी कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप भी सोचा करो। पिछली क्लास में अपन जो ये सभ्यताएं थी, वो प्राचीन सभ्यताएं, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन से जो स्थल है वो कहाँ पे है। तो आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला स्थल है अपन कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, जो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में। इसके बारे में अपन बिल्कुल नोट्स के रूप में पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये मेरा पक्का वादा है। पूरे ऐसे नोट्स के रूप में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। पिछली जो क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने आपको सब बताया था कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। कहाँ पे ये? हनुमानगढ़ जिले में। बात करें कालीबंगा जो स्थल है ना, ये कालीबंगा शब्द है क्या चीज ये है? जो कालीबंगा ये शब्द है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? सिंधी भाषा का शब्द। और जो ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये सिंधी भाषा का शब्द है नहीं, ये सेंधव लिपि में लिखा गया है। ठीक है, कौन सी लिपि में? सेंधव। सिंधी से सेंधव, ऐसे याद रखना आपको, सेंधव लिपि। ठीक है, कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का है और सेंधव लिपि में लिखा गया है। इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। काली बंगा, बंगा मतलब, बंगा मतलब चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। ठीक है, उस समय क्या है, जो खुदाई हुई थी ना यहाँ पे, उसमें कुछ चूड़ियाँ मिली थी काले रंग की, तो इससे उसी के नाम पे ही कालीबंगा रख दिया गया। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है ना, उन्होंने इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। क्या बताया? दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी बताया? तीसरी राजधानी। ठीक है दोस्तों, बढ़िया आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और अब आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात या बाद खोजा गया ये दूसरा स्थल है। पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। पहला रोपड़ था, ध्यान रखना। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा है और प्रथम कौन सा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात, के बाद या पश्चात खोजा गया कौन सा स्थल है ये? दूसरा स्थल।
पहला तो कौन सा है, रोपड़, और दूसरा कौन सा है, कालीबंगा। कालीबंगा, और पहला भी लिख दूं मैं, पहला कौन सा है, रोपड़। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा है, कालीबंगा। और मैं बात करता हूँ, ये कालीबंगा सभ्यता नहीं, ये कैसी सभ्यता थी, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अर्थात जब ये सभ्यता खोजी गई थी तो यहाँ पे कांस्य का भरपूर मात्रा में मिला, कांस्य मिला भरपूर मात्रा में। कैसी सभ्यता ये, कांस्य 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 युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। और मैं यही लिख देता हूँ, जो यहाँ पे जो उपरोक्त जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर ये पता लगाया गया कि ये यहाँ पे जो परिवार रह रहे थे वो एक करते या फिर सामूहिक परिवार में रहते, कैसे रहते थे। इससे जो जानकारी है ना, उनसे अपन को ये पता चलता है कि जो यहाँ पे जो परिवार रह रहे थे ना, वो कैसे परिवार थे, एकल परिवार। एकल परिवार, कैसे परिवार थे, एकल परिवार। और ये परिवार मातृ सदात्मक थे या पितृ सदात्मक, इनकी भी अपन को जानकारी मिली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो प्रणाली है ना, कैसी प्रणाली है, वो है मातृ सतात्मक। कैसी प्रणाली है, मातृ सतात्मक, मातृ सतात्मक प्रणाली। ठीक है, और ये जो कालीबंगा ये सभ्यता है ना, इसको कब खोजा गया था, इसको खोजा है ना, इसको खोजा था 1952 में। 1952 में किसके द्वारा खोजा गया था, अमलानंद घोष। किसके द्वारा खोजा गया था, अमलानंद घोष। और इस सभ्यता का खोजा तो इन्होंने अमलानंद घोष से था 1952 में। और इसका विस्तृत उत्खनन बीके थापर व बीबीलाल व बीके थापर ने कब किया था, 1961-62 में। कब किया था, विस्तृत उत्खनन कब हुआ था, 1961 से लेकर 1962 में। किनके द्वारा किया गया था, बीबीलाल व बीके थापर। अभी जो बीबीलाल और बीके थापर है ना, ये बीबीलाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, है ना, और बीके थापर का पूरा नाम है बालकिशन थापर। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी आपको मिल गई है। ठीक है, अब जो जानकारी है वो आगे में इसको साफ हो गया, इसी में दे दूँ, थोड़ा बहुत खाली है ना, थोड़ा बहुत तो ये देता हूँ। अब यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ पे मकान और जो भवन है ना, उनकी भी अपन को जानकारी मिली है। तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जो मकान प्रारंभ में कैसे थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। प्रारंभ में कच्ची ईंटों से निर्मित थे और धीरे धीरे बाद में पक्की ईंटों से निर्मित मिलने लग गए थे। ठीक है, लिखता हूं मैं, मकान या भवन प्रारंभ में तो कच्ची ईंटों से निर्मित है ना, प्रारंभ में कैसी ईंटों से, कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से निर्मित। ठीक है, और बाद में कैसे मिले हैं, बाद में पक्की ईंटों से निर्मित। ठीक है, ये जानकारी देखो आप, फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर बाकी अपना आगे की जानकारी पढ़ते हैं।
आज की क्लास बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आज तक कोई महत्वपूर्ण क्लास नहीं होगी। ठीक है, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ मैं। तब तक आप जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, ताकि जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। अब बढ़ेगा आगे। अब मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में तो कच्ची ईंटों से निर्मित थे मकान और बाद में पक्की ईंटों से मिलने लगे थे। ठीक है, तो जो ईंटें हैं ना, उन ईंटों का अनुपात क्या था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। और ईंटों का अनुपात अभी भी आने का चांस है। तीन अनुपात 2:1, ये तो एनसीईआरटी सॉरी एनसीईआरटी के अनुसार तो ये है, और आरपीएससी के अनुसार 4:2:1 कितना है, 4:2:1। ये किसके अनुसार है, आरपीएससी के अनुसार है ना। तो आपको तो देखना कौन से एग्जाम में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से बताना। ईंटों का अनुपात तो ये है, और वहां से जो जानकारी मिले ना, उनमें इन मकानों में क्या दरारें मिली है। दरारों से अपन को ये पता चलता है कि वहां पे क्या भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दरारों से किसकी जानकारी मिलती है, भूकंप की जानकारी। दरारें से किसकी जानकारी मिलती है, भूकंप की जानकारी। भूकंप की जानकारी। ठीक है, दरारों से भूकंप की जानकारी मिलती है अपन को। और जो मुख्य दरवाजा ना, अब मुख्य दरवाजा इन जो सड़क होती है ना उसके विपरीत, जैसे माना कि ये सड़क है और ये मकान है, तो इसका दरवाजा इधर ना होके इधर हुआ करता। ठीक है, मुख्य दरवाजा सड़क के विपरीत, मुख्य दरवाजा सड़क के विपरीत दिशा में। मुख्य दरवाजा सड़क के विपरीत दिशा में, ठीक है, मुख्य दरवाजा किधर होता था, सड़क के विपरीत दिशा में। जो मकान है ना, मकान ऐसा नहीं कि एक मकान यहाँ है और एक मकान वहाँ है, ऐसे नहीं, श्रृंखलाबद्ध, लाइन टू लाइन, लाइन वाइज श्रृंखलाबद्ध मकान थे। कैसे मकान थे, श्रृंखलाबद्ध मकान, मतलब एक मकान से जुड़ा हुआ दूसरा मकान। मकान कैसे थे, श्रृंखलाबद्ध, मतलब एक मकान से जुड़ा हुआ दूसरा मकान। ठीक है, यहाँ लिख लेना, एक मकान से जुड़ा हुआ दूसरा मकान कैसा था, ये श्रृंखलाबद्ध। और निवासी वहाँ जो रह रहे थे ना, उनके बारे में आपको पता चलता है कि ये निवासी कैसे थे, यहाँ के शांति प्रिय निवासी थे। ये मतलब बिना बात का हुड़दंग नहीं करते थे। ठीक है, कैसे निवासी थे ये, शांति प्रिय। और यहाँ से जो नालियों के साक्ष्य मिले ना अपन को, वो बताऊं मैं आपको, कैसी नालियाँ मिली है, बताओ किसी को पता है क्या। जैसे माना कि ये नाली है ना, इनको बीच में ऐसा कोई गड्ढे हुआ करते थे, है ना, गड्ढे। इन गड्ढों में लास्ट में रखे किसी नाली में मिल जाते थे। ठीक है, ये कौन सा नाला हुआ करता था, मुख्य नाला। अब ये जो गड्ढे बनाते ना,
ये गड्ढे क्यों बनाते थे ये, ताकि जो भी कोई गंदगी है ना वो आगे इनमें रुक जाए, और जो पानी है ना वो बह के आगे निकल जाए। फिर इनको ये खेती के रूप में काम में लेते थे इस पानी को। ठीक है, जो कृषि की जानकारी मिली है अपन को बताइए, कृषि कैसी होती थी यहाँ पे? मिश्रित कृषि। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि तो मिली है, प्लस संयुक्त कृषि भी मिलती है यहाँ पे। संयुक्त कृषि, इनकी जानकारी मिलती है अपन को यहाँ से। ठीक है, कृषि की जानकारी मिल गई अपन को। अब जो यहाँ पे जो प्रमुख खाद्यान्न थे, जो यहाँ पे क्या क्या बोया जाता था, प्रमुख खाद्यान्न उनमें था गेहूं, चना, जौ, सरसों। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, चना, जौ, सरसों। ठीक है, क्या क्या थे? गेहूं, चना, जौ, सरसों और चावल। ठीक है, चावल, गेहूं, चना, जौ, सरसों और चावल। मैंने आपको बताया था कि इस पानी को कृषि के रूप में काम में लेते थे। ठीक है, ये जो चावल है यहाँ पे किस प्रकार के चावल के साक्ष्य में? जले हुए चावल के साक्ष्य। जले हुए चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य देख लो आप, जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से अपन को ऊंट पालने की जानकारी मिलती है। ऊंट पालने की जानकारी किसकी जानकारी मिली है? ऊंट पालने की जानकारी। ठीक है, ऊंट पालने की जानकारी। और यहाँ से हल से जुते हुए खेतों की साक्ष्य मिली है। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले हैं? हल से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य। ये पॉइंट आपको वेरी मोस्ट लगाना, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे की जानकारी अपन पढ़े। मैं आपको बता देता हूँ कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे ना, वो लोहा, गन्ना और घोड़ा, इनसे अपरिचित थे। इनसे लोहा, घोड़ा और गन्ना, इनसे अपरिचित थे। मतलब उनको इनकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, भले ही आगे जो इनके बाद जो सभ्यता है उनमें होगा, लेकिन इस कालीबंगा सभ्यता के लोग इस घोड़ा और गन्ना और लोहा से अपरिचित थे। एक नोट लगाकर आप ही लिख रहे हैं, जो कालीबंगा में जो नालियों के साक्ष्य मिले ना, ये नालियों के साक्ष्य, ये कैसे नालियाँ मिली है? लकड़ी से निर्मित नालियों के साक्ष्य। ठीक है, इसको साफ करता हूं मैं, देख लो आप। बढ़े आगे। यहाँ से जो सड़कें मिली ना, वो सड़कें कैसी थी? सड़कें तो कच्ची थी, लेकिन दिखने में कैसी थी? पक्की। दिखने में पक्की। कैसी सड़कें थी? वैसे कच्ची सड़कें बनी हुई थी, लेकिन ऐसे मजबूत सड़कें थी,
वो सड़कें कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। कैसे? समकोण हाँ जी, कैसी थी सड़कें? समकोण पर काटती हुई। अब कैसी थी मैं बताऊं, जैसे माना कि कैसे काटती सड़कें, कैसे सड़कें थी, कैसे ऐसे ऐसे काटती सड़कें एक दूसरे को। ठीक है, सड़कें कैसे काटती है एक दूसरे को? ऐसे। अब इनको जाली पद्धति भी कहते हैं, जाली पद्धति। ठीक है, इन्हीं को जाली पद्धति कहते हैं, प्लस इनको चेसबोर्ड पद्धति भी कहते हैं और ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। चेस बोर्ड पद्धति, क्या? चेसबोर्ड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति। समझ में नहीं आएगा ये आपको, ऑक्सफोर्ड पद्धति है ना। और इसी को ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाली पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति और ग्रिड पद्धति। और यहाँ इस कालीबंगा से ही 7 अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड या इन्हें हवन कुंड भी बोलते हैं ना। हवन कुंड, हवन कुंड, या इनको एक नाम और है वो भी बोलते हैं, वो है यज्ञ वेदिकाएं। क्या? यज्ञ वेदिकाएं। क्या कहते हैं? यज्ञ वेदिकाएं। कितने अग्निकुंड मिले हैं? 7। ठीक है, इनसे अपन को यह पता चलता है कि यहाँ के निवासी कैसे थे? धार्मिक निवासी, कैसे? धार्मिक। ठीक है, इन अग्निकुंडों से अपन को यही पता चलता है कि यहाँ के निवासी धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि करते, धार्मिक कार्यक्रमों में रुचिकर। कैसे थे? धार्मिक कार्यक्रमों में रुचिकर। और इन्हीं में से एक जो अग्निकुंड है उनमें से सर्वप्रथम पशु बलि की जानकारी मिलती है यहीं से, कालीबंगा से ही। सर्वप्रथम पशु बलि की जानकारी कहाँ से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से। एक सेकंड होगा दोस्तों। हाँ जी, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, सड़कें कैसी थी? कच्ची या दिखने में पक्की, है ना। इनको क्या क्या कहते थे? जाली या चेसबोर्ड या ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति कहते थे, है ना। और यहाँ से एक खोपड़ी मिली जिसमें अनेक सारे छेद मिले हैं।
है ना, खोपड़ी। इन छेदों से जानकारी मिलती है कि ये क्या है, छेद है ना। इस खोपड़ी जो छिद्रित खोपड़ी में ना, ये इसका मतलब कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और ये जो खोपड़ी में जो छेद करते हैं, ये कौन सा, किस प्रकार की बीमारी के वो है, साक्षी है, हाइड्रोस्पेलिस रोग। हाइड्रोस्पेलिस रोग मतलब यहाँ से किस जानकारी मिलती है, शल्य चिकित्सा की, शल्य चिकित्सा की जानकारी। ठीक है, एक खोपड़ी मिली है जिस पर मानव की खोपड़ी है ना, मानव की, जाना नहीं, मानव की खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी जिसमें छेद मिले हैं, उससे अपन को जानकारी मिली कि हाइड्रोस्पेलिस जो रोग है ना, उसकी जानकारी मिलती है, मतलब शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं और आगे की जानकारी है वो अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, बढ़े आगे। अब मैं आपको बताऊं, जो कालीबंगा ना, कालीबंगा वो दो भाग, कालीबंगा का नगर 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 2 भागों में। कालीबंगा का नगर 2 भागों में विभक्त। कितने में? 2 भागों में विभक्त। पहला दुर्गीकृत दुर्ग में बना हुआ था ना, और दूसरा अदुर्गीकृत, बिना दुर्ग वाला। अब जो कालीबंगा ना, कालीबंगा इसको किन किन नाम से जाना जाता था? एक तो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन का प्राक हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा समकालीन सभ्यता कहते हैं इसको, हड़प्पा समकालीन सभ्यता। वो एक और है लोद्रवा को कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, लोद्रवा। और इसी को पश्चिम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कालीबंगा को किस नाम से जाना जाता है? ये तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा समकालीन सभ्यता और पश्चिम हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ से हमें जो खुदाई हुई ना, उसमें तंदूर, चूल्हा है ना, उस तरह
ठीक है। व्याघ्र की मूर्ति, व्याघ्र की मूर्ति और कुमार देवी की मूर्ति, कुमार देवी की मूर्ति, ठीक है। मुद्रा है ना, ये भी मुद्रा ही है, ठीक है। इस तंदूर, जो तंदूर है ना, इससे यह जानकारी मिलती है कि जैसे यहाँ पे कोई सामूहिक परिवार की जानकारी मिलती है। कैसे जानकारी मिलती है तंदूर की? तंदूर से सामूहिक भोजन की जानकारी रे, सामूहिक भोजन की जानकारी, ठीक है। तो चूल्हे से अपन को जानकारी मिलती है कि यहाँ पे परिवार के एक कैसा था, एकल परिवार, एकल परिवार, एकल परिवार की जानकारी। और उस तरह से अपन को जो दाह संस्कार है ना, उसकी जानकारी मिलती है। किसकी? दाह संस्कार की जानकारी, ठीक है। अब यहाँ पे दाह संस्कार भी 3 प्रकार के थे। पहला था कलश समाधान, कलश समाधान, ये कैसा समाधान था? कलश समाधान ऐसा मतलब माना कि कोई किसी की मृत्यु हो जाए और अपना कुछ उसकी कोई उसकी जो शरीर है वो मिले ना, तो उसकी जो उनकी जो उनसे संबंधित जो चीज़ें ना, उनको कलश में रखकर उसको गाड़ दिया जाता था, ठीक है। समाधान सबका सिर, दक्षिण में है ना, दक्षिण दिशा, लवकाश के रूप में जो सबको गाड़ा जाता था ना वो। दूसरा है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, इसमें सबका सिर उत्तर दिशा में, ठीक है। और तीसरा है पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान ये है कि जो शब्द है ना उसको जंगली जानवरों को खाएंगे छोड़ देते थे, और जो भी कुछ बचता है ना उसको दफनाया जाता था। तीसरा पूर्ण समाधान, पूर्ण में तो पूरे को दफनाया जाता था, ठीक है। पूर्ण समाधान है ना, इसमें पूर्ण समाधान में जो इसकी जो प्रिय वस्तु है ना उसको भी साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। प्रियतम वस्तु, ठीक है। ये जानकारी देखो, फिर आगे की जानकारी अपन पढ़ते हैं। थोड़ा सा और ये टॉपिक फिर हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था कि ये व्याघ्र की मुद्रा और कुमार देवी की मुद्रा ना, इनकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें मिलती है जो आहार संग्रहालय में, जो आहार संग्रहालय ना वहाँ पे जो ताम्र लेख है ना उनसे अपन को उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे चले। जो ये कालीबंगा ना, यहाँ से अपन को, एक मिनट हुआ दोस्तों, ये कालीबंगा ना, यहाँ से हमें अलंकृत फर्श और अलंकृत फर्श यानी सजावटिया अलंकृत फर्श के जो ये ना नीचे वाला आंगना, उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
पढ़ने में मजा आ रहा ना आपको? बताओ। ये कालीबंगा सभ्यता ना, इसको नगरीय सभ्यता का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अब बात करते हैं अपन की कालीबंगा सभ्यता ना, इसका ये समाप्त कैसे हुई थी। सबके अलग अलग कारण दिए, सबने अलग अलग कारण दिए। किसी ने कोई प्राकृतिक प्रकोप माना है, किसी ने कोई भूकंप माना है, किसी ने क्या माना है। ठीक है, उसकी जानकारी अपन मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लिख दो ना। विनाश का कारण, विनाश का कारण क्या माना है? अधिकांश से क्या माने हैं? प्राकृतिक प्रकोप। क्या माने अधिकांश ने? प्राकृतिक प्रकोप। इस जी कालीबंगा ये सभ्यता ना, इसका समय सीमा कार्बन 14, यानी ये कैसी प्रणाली है? रेडियो प्रणाली, कार्बन रेडियो प्रणाली C14, कार्बन 14 कैसी प्रणाली है? रेडियो प्रणाली। इसकी समय सीमा ना, इसका क्या समय था? समय सीमा कार्बन 14 मतलब C14। रेडियो प्रणाली। ठीक है, इस कार्बन यानी C14 के अनुसार इसका जो समय है ना, वो क्या माना है? 2300 से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व या ईसा पूर्व। ठीक है, कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार इसका जो समय है ना, वो क्या माना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपकी जो कालीबंगा सभ्यता ना, ये हो गई फिनिश। और अब हम पढ़ेंगे बेराट की सभ्यता। क्या? बेराट की सभ्यता। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बेराट की जो सभ्यता ना, वो पढ़ेंगे अपन। कौन सी सभ्यता? बेराट की सभ्यता। कौन सी? बेराट की सभ्यता। ये कहाँ पे है? ये है अपने जयपुर में। ठीक है, बेराट की सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, अब जो बेराट सभ्यता ना, इसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर। क्या था? बेराट का प्राचीन नाम क्या था? विराट का प्राचीन नाम बताओ। विराट नगर। ये किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद है ना, मत्स्य जनपद की राजधानी। ठीक है, विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। अब ये जो मत्स्य जनपद है ना, इसके पास क्या? इसके पास सूरसेन जनपद की राजधानी भी है। किसकी राजधानी? सूरसेन जनपद की राजधानी। सूरसेन जनपद की राजधानी।
कौन सी थी उस जनपद की राजधानी? मथुरा। ठीक है। अब ये विराट नगर है ना, इस विराट नगर में है ना, जो विराट नगर है ना, विराट नगर में जो पांडव थे ना, पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। पांडवों ने राजा, विराट नगर का राजा कौन था? राजा विराट। राजा विराट के दरबार में, अज्ञातवास गुजारा। ठीक है। पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास गुजारा था जब वो अज्ञातवास में चल रहे थे ना। अभी जो ये विराट सभ्यता कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता। इससे पिछली जो पहले अपन पढ़े थे ना, कालीबंगा सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी? वो थी कांस्य युगीन सभ्यता। विराट नगर कैसी थी? लोह युगीन, भरपूर मात्रा में लोहा था यहाँ पे। अभी जो विराट की ये सभ्यता ना, इस विराट के पास बीजक की पहाड़ी, भौम जी की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और गणेश की पहाड़ी ये स्थित है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। बीजक, भौमली, है ना, गणेश की पहाड़ी, ठीक है, और महादेव और भीम की पहाड़ी, ठीक है। बेराट जो सभ्यता ना, इसके बेराट के पास में ही बीजक, मोमली, गणेश, महादेव और भीम की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो बेराट की सभ्यता ना, इसका विकास कहाँ हुआ था? वो तो बेराट में था। मतलब आपने एक बार देखी होगी, लगभग अधिकांश जो भी सभ्यता है ना, वो किसी ना किसी नदी के किनारे या उसके आसपास विकसित हुई है। ठीक है। एक नदी है बाणगंगा, इसे ही तीर गंगा भी कहते हैं, तीर गंगा। और इसे ही अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा। ठीक है। और इसे ही रुंडित नदी भी कहते हैं, के किनारे, है ना। विकास, ये बेराट सभ्यता, इसका विकास अर्जुन गंगा, तीर गंगा, एक ही नाम है, एक ही नदी है। कहीं आप अलग अलग नदियां समझ लो कि 1 2 3 4 नदी के किनारे, ना एक ही है। तब बात करती है इसकी खोज के बारे में ना, कि इस सभ्यता जो बेराट सभ्यता ना, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1937 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। और इसकी जो विस्तृत खोज हुई थी ना, वो किसके द्वारा हुई थी? इसकी विस्तृत खोज हुई थी, उत्खनन। कब हुआ था इसका विस्तृत उत्खनन? पिछले क्लास में अपन पढ़े ना, उसके टाइम के आसपास ही हुई थी, 1962 से 1963। किनके द्वारा हुई थी? कमलनाथ दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी।
नील रत्न। कहीं पुस्तकों में एन बनर्जी लिखा हुआ था, तो आप समझ जाना कि नील रत्न बनर्जी हो। बनर्जी, ठीक है। कौन सा बनर्जी? नीलरत्न बनर्जी। इसका खोज कब हुई थी? 1937 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और इसका विस्तृत उत्खनन कब हुआ था? 1962-63 में। कमलनाथ दीक्षित, है ना, और नीलरत्न बनर्जी। ये बेराड़ की सभ्यता ना, इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताऊंगा आपको, है ना। इसके ऊपर इस सभ्यता ना, इसके कुछ उपनाम भी है। उपनाम, इसको किस नाम से भी जाना जाता है ना? उपनाम। मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, ठीक है। मौर्यकालीन सभ्यता, और इसे महाभारत कालीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? महाभारत कालीन सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता। एक नाम और है भी तो, मौर्यकालीन सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, बौद्ध संस्कृति का प्राच्य स्थल। कौन सा? बौद्ध संस्कृति का प्राच्य स्थल। प्राच्य का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इससे पिछली क्लास हुई थी ना, उसमें बताया था। प्राच्य का मतलब पुराना भी बोलते हैं। प्राच्य स्थल, ठीक है। बौद्ध संस्कृति का प्राच्य स्थल, ठीक है दोस्तों। बौद्ध संस्कृति का प्राच्य स्थल। और यहाँ से अब बौद्ध संस्कृति का प्राच्य स्थल इसके नाम से इसको जाना जाता है। यहीं से 8 बौद्ध विहार या स्तूप बोलते हैं उन्हें, या फिर मठ बोलते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। 8 बौद्ध विहार, स्तूप या मठ। 8 बौद्ध विहार या स्तूप बोलते हैं इनको, या फिर मठ। क्या बोलते हैं? मठ। प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि जो 8 स्तूप मिले ना यहाँ से, है ना। तो अब स्तूप की बात करते हैं अपन। स्तूप क्या है, इसका मतलब क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ, इस ठेहा या थूहा, क्या? ठेहा या थूहा। और स्तूप की परिभाषा होती है, स्तूप आ ही गए तो थोड़े बहुत अपने स्तूपों के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। बौद्ध महापुरुष, है ना, बौद्ध महापुरुषों के अवशेषों पर, है ना, के अवशेषों पर बनाई गई, है ना, बनाई गई अर्धचंद्राकार इमारत। वो मैं भी अब बताऊंगा कि कैसी इमारत होती है वो अर्धचंद्राकार इमारत। ठीक है दोस्तों, अभी जाओ भी आपको इमारत बताऊंगा। अब स्तूप आ गए ना, तो स्तूप से संबंधित 1-2 क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है वो, है ना।
क्वेश्चन अभी माना कि भी पूछ ले कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप, प्राचीन चाहिए स्तूप, बताओ कौन सा है। पीपरवा, पीपरवा का स्तूप, पीपरवा या पीपरवा है ना, पीपरवा का स्तूप। ये कहाँ पे, यूपी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ना, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है बताओ। सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप। ये कहाँ है, एमपी। अब आपको नेक्स्ट पूछ लिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप क्या बताओगे आप, बताओ। जावा का बोरो बुदूर स्तूप। ये कहाँ है, ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, अब मैं ये जो स्तूप है ना, स्तूप ये मैं आपको बता रहा हूँ ना। सबसे पहले एक ऐसा चबूतरा होता है जिसे बोलते हैं मेदी। क्या बोलते हैं, मेदी। उसके ऊपर ऐसे अर्धचंद्राकार ये इमारत होती है ना। और एक दक्षिणापथ होता है ऐसे। जो ये इमारत ना, ये घूमी हुई अर्धचंद्राकार, इसे क्या बोलते हैं। अरे एक सेकंड रुकना दोस्तों। ये अर्धचंद्राकार इमारत, और ये है प्रदक्षिणापथ है ना, प्रदक्षिणापथ। ठीक है, और एक यहाँ पे एक धातु का यंत्र लगा होता है, यह है हर्मिका से ना, इसे धातु यंत्र, ये धातु यंत्र। ठीक है, इसके 3 छत्र लगे होते हैं, इसे बोलते हैं यष्टि। ये 3 छत्र। ठीक है, और एक ऐसे बाउंड्री होती है, इसे बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं, वेदिका। ऐसा होता है स्तूप है ना। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है स्तूप, इसे बोलते हैं मेदी, ये हर्मिका, ये वेदिका, ये प्रदक्षिणापथ, ये धातु यंत्र लगा होता है, इसके ऊपर यष्टि 3 छत्र लगे होते हैं, यष्टि। ठीक है,
अब इस क्लास में तो अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्तूपों के प्रकार, कि स्तूप कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। स्तूप शारीरिक, प्रारंभिक और उद्देशिका, जो भी जितने भी स्तूपों के प्रकार है ना, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी तो उसमें अपन स्तूपों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे ही, ठीक है। उसमें जो जितने भी प्रकार हैं स्तूपों के, कि कौन कौन से प्रकार है, कौन से स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं, कौन से कहाँ बनाए जाते हैं, वो उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको जो अशोक है ना, सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, किसने? अशोक ने। और जो ये बेराट है ना, बेराट ये सभी अपन पढ़ रहे हैं, कहाँ है ये बेराट? जयपुर में। यहीं से जो महात्मा बुद्ध है ना, उनकी एक प्रतिमा भी मिली है। क्या मिली है? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है। और जो बेराट सभ्यता ना, यहीं से एक सूती कपड़े में बंधी हुई कुछ मुद्राएं मिली है, जिनमें कितनी मुद्राएं थी? 36 मुद्राएं थी। कितनी? 36 मुद्राएं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि बौद्ध जो स्तूप बना, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है ठेहा या फिर दूहा। जो बौद्ध जो स्तूप बना, स्तूप की परिभाषा होती है बौद्ध महापुरुषों के अवशेषों पर बनाई गई जो अर्धचंद्राकार ऐसी जो इमारत है ना, इस इमारत को क्या कहते हैं? स्तूप, है ना। क्या कहते हैं इस इमारत को? स्तूप। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, या फिर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप तो पिपरवा का स्तूप, जो कहाँ पे है? यूपी में। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप अगर पूछ लिया आपको, तो आपको बताना है सांची का स्तूप। ये कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। अगर आपको पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, तो ये कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में। कौन सा स्तूप? जावा का बोरोबुदुर स्तूप। कौन सा? जावा का बोरोबुदुर स्तूप। अब जो ये मैं बता दें कि ये इमारत, इस इमारत की जो चबूतरा है ना, उसको तो मेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेदी। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इसी वक्त इसी समय याद हो जाए। बस एक बार फिर देखो, एग्जाम तो बढ़िया सिंपल सा, ठीक है। इसे बोलते हैं मेदी। और जो ये इस अर्धचंद्राकार है ना, इसको हथमिका, तो ये कहीं पे धातु यंत्र लगा होता है, और इसके चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं ना, एक पथ होता है, उससे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, है ना। और ये जिससे घिरी हुई इतनी, ये सब इसे बोलते हैं वेदिका। ये यष्टि लगी होती है, जिसके ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं, ठीक है। आगे की जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप वो जानकारी, उस जानकारी का लाभ उठा सको, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।